फहद राशिद। जी फहद राशिद। फहद राशिद चले गए? नहीं। फहद, अच्छा फहद, अच्छा फहद, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अहमद महमूद, अहमद, अच्छा जी फहद, फहद माइक अनम्यूट कर दें। जी फहद, आपकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे रही। अच्छा, हो सकता है आपके माइक में कोई इशू है। अच्छा नेमतुल्लाह, 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 सुमेर, सुमेर नवाज, सुमेर। यस सर। हेलो हेलो। जी जी सुमेर, आवाज़ आ रही है आपकी। सुमेर, ये आपको कुछ याद है लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था? सर लास्ट लेक्चर में मिसिंग था सर, मैंने नहीं लिया लास्ट लेक्चर क्योंकि हमारी क्लास हो रही थी लैब की, तो आपने कहा था मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर लूंगा। तो वो तो अपलोडेड है, वो आपने फिर क्यों नहीं देखा? सर इस वीक में सर क्विज हैं सर, हुए हैं सर, हीट नहीं, एंड मास ट्रांसफर का। तो लास्ट लेक्चर मैंने इसलिए जल्दी अपलोड कर लिया था क्योंकि ये लेक्चर जो है अभी हम ले रहे हैं ये पिछले लेक्चर पे डिपेंडेंट है। चलें ठीक है, अभी ये लेक्चर ले लें, लेकिन इस लेक्चर को समझने के लिए आपको जो लास्ट लेक्चर था उसको आपने, उसकी वीडियो लेक्चर आपने दोबारा रिविजिट करना है, ठीक है? चलें ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, अब्दुल सबूर, सबूर, यस सर। जी सबूर, सबूर आपको कुछ याद है? सर एक्चुअली मैं भी सेक्शन बी में हूँ, हमारा भी सर वो क्लास था तो हम अटेंड नहीं। एक क्लास लेनी थी ना, हालांकि बंदो। चलिए ठीक है, आप भी माफ हो गए, देखते हैं। और अच्छा, सेक्शन बी के, सेक्शन ए के बंदे, सेक्शन ए की क्लास थी ना लास्ट टाइम, तो सेक्शन ए के स्टूडेंट कौन से हैं जो कि, अच्छा रिफत याद है, चलें रिफतुल्लाह आप बताएं, जी सर। ये क्या, ये कौन सा फंक्शन है? सर बेल शेप कर सर। बेल शेप्ड कर्व है, वेरी गुड। और इसके और भी नाम है? Gaussian bell distribution curve. सर हाँ, इसे गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन सर। हाँ, गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन या गाजियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या बेल शेप्ड कर्व कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, एक हमारे पास होते हैं डिस्क्रीट फंक्शंस होते हैं, ठीक है? एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। डिस्क्रीट फंक्शन और कंटिन्यूस फंक्शन में क्या फर्क? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि, बल्कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आप सब लोगों ने, मतलब जब आप रेगुलर क्लासेस लेते थे तो ब्लैक बोर्ड पे हम मार्कर यूज करते हैं, इरेजेबल मार्कर, ठीक है? रफली उसकी लेंथ जो है रफली 5 to 6 इंच लेंथ होगी उस मार्कर की, ठीक है? क्या कोई मुझे ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्कर लेंथ इज 6 इंच? कोई मुझे बता सकते हैं अंदाजे से? चलें इसको छोड़ें, ये मुझे बताएं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के पाकिस्तान में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल हाइट ऑफ 5 फुट 5 इंच, ठीक है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कोई बता सकते हैं मुझे अंदाजे से, रफली? स्टूडेंट्स, इट्स अ क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। सर 5-6 कर लें। ठीक है, 5 हाँ 5 फुट 6 इंच। 5 feet 6 inch जो है, हम कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन पाकिस्तान a person having a height of 5 foot 6 inch? क्या प्रोबेबिलिटी होगी रफली आपके ख्याल में? कितने परसेंटेज होंगे स्टूडेंट्स?
स्टूडेंट्स? सर तकरीबन 40%। तकरीबन 40% होगी। ठीक है। नाउ दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है। 5 फीट 6 इंच का मतलब है कि 5.5 फीट, और टू बी मोर प्रिसाइज इट इज 5.500000000000000000 up to infinity zeros. अब मुझे बताएं कि what is the probability of someone having I don't know what happened. So what is the probability of someone having exactly 5.5000000000 up to infinite zero feet height? जी स्टूडेंट, आप जवाब दें। जी, एनीवन? अच्छा, फहद राशिद, लेस देन 10%? नहीं, ट्राई अनदर गैस, कोई और गैस यूज करें। दिस वोंट बी लेस देन 1%। समवन एल्स? एनीवन? तुक्का लगा लें। एनीवन? चले, रिफतुल्लाह, रिफत? सर 15%। 15%? आपके ख्याल में यहाँ पे कितने जीरोज होंगे? रिफत, माइक ऑफ ना करें, इसे डिस्कशन। रिफतुल्लाह, जी सर। हाँ, तो मुझे सर आप आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आप कह रहे हैं कि 15%, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वाई 15%? रिफत, नेट का कोई इशू है स्टूडेंट्स? आपको मेरी आवाज आ रही है? नो सर, कनेक्टिविटी तो सही है, लेकिन हाँ, चलिए सलमान, आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, ये दो ब्रैकेट्स जो हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान, अंदाजे से आपके ख्याल में? ये तकरीबन सर 12 तक होंगे। अच्छा, और अगर मैं इनफाइनाइट जीरोस तक ले लूं तो अब कितने जीरोस हैं? तो फिर इनफाइनाइट सर होंगे। अच्छा, सो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक बंदे की हाइट मेजर करें और उसकी हाइट में कंटिन्यूसली बस 0 0 0 0 0 0 अप टू 1 जिलियन जीरोस, उससे भी ज्यादा जीरोस आए, एक भी 1 ना हो, या 2 ना हो, या 3 ना हो, या 4 ना हो, या 5 ना हो, सारे के सारे जीरो आ जाए? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आपके ख्याल में? चांस कितना है इसका? जी सलमान। सर 0.01%। इसका चांस जो है ना, इसका चांस जो है, probability of 5.500000 up to infinity is guess करें क्या? 0.001 होगा सर। is 0%। is approaches to 0%। देखिए इसका चांस, देखिए किसी एक बंदे को एक दफा लाइटनिंग स्ट्राइक करे, उसका चांस कितना होगा? अगर मैं कहूं कि एक बंदा उसको दिन में
50,000 दफा लाइटनिंग स्ट्राइक करे तो उसका चांस कितना होगा? ठीक है, सो इट्स अ वेरी यूनिक सिचुएशन कि आप कहते हैं कि आप किसी की हाइट मेजर करें, पहले तो आप मेजर नहीं कर सकते इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज आप कर सकते हैं इनफाइनाइट डेसिमल पॉइंट्स तक। इसका चांस कि किसी की हाइट एग्जैक्टली 5.5 या 5.0000000 अप टू इंफिनिटी टाइम जीरोस, इस चीज के हैपनिंग, इस चीज के होने का चांस जो है वो जीरो है, निग्लिजिबली स्मॉल, निग्लिजिबली स्मॉल एंड स्मॉल एंड स्मॉल। ठीक है, इस बात की समझ आ रही है सलमान खान? जी सर। ठीक है, इसका चांस बहुत कम है। ठीक है, सो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि किसी की हाइट 5.5 फीट हो एग्जैक्टली, ठीक है, तो उसकी हाइट जो है वो हम कहेंगे कि वो 0% है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि हम इस कर्व को कैसे यूज करेंगे? इस कर्व को हम ऐसे यूज करेंगे कि अगर मैंने किसी चीज की, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है ना, फॉर एग्जांपल ये लोगों की हाइट है, सो टिपिकल हाइट 5 फीट 6 इंचेस है। ठीक है, फिर 5 फीट 10 इंचेस है लेट्स सपोज, और फिर जो है 6 फीट सॉरी 5 फीट 10 है, और फिर जो है 6 फीट 2 इंचेस। ठीक है, अब अगर मैं आपसे किसी भी एक यूनिक, एक कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर अगर मैं आपसे किसी यूनिक इवेंट की एक डिस्क्रीट नंबर की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं, ठीक है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी के चांस जो है वो निग्लिजिबली स्मॉल है और निग्लिजिबल है, और उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। हाँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द चांस ऑफ x having a value of between 5.5 फीट से लेके 5.6 फीट के दरमियान, ठीक है, एक्सक्लूसिवली इस रेंज के दरमियान, ये चले हम हायर रेंज को इंक्लूड कर देते हैं, इस रेंज के दरमियान प्रोबेबिलिटी x के लाए होने का चांस कितना है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, यानी हम इस चीज की प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5.6, ठीक है, सो एग्जैक्टली 5.6, ठीक है, यहां पर हम इसको सेंस लेंगे एग्जैक्टली 5.6 फीट। Now exactly 5.6 feet का मतलब है 5.60000000000 up to infinity, यानी exactly 5.6। इसका चांस जीरो है, क्योंकि या तो 5.61 होगा या 5.00019 होगा या 5.000000093, कुछ अदर देन जीरो डेसिमल पॉइंट जरूर होंगे। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके पास जो है एग्जैक्टली 5.600 नहीं आ सकता। इस बात की समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट, आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है, लेट मी क्लियर इट, लेट मी सी व्हाट आप क्या सोच रहे हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, एनीवन, किसी को कंफ्यूजन है इस बात में? फजल रहमान, सलमान? नो सर, क्लियर है इंशाल्लाह। क्लियर है सर, चलो क्लियर ठीक है, फिर क्लियर है प्लीज सर। हाँ जरा जल्दी जवाब दिया करें, ताकि अदरवाइज इस तरह से लेक्चर बहुत स्लो जाएगा। ठीक है, सो सॉरी सर। हाँ ठीक है, सो अब हम क्या कहते हैं कि जब हमने प्रोबेबिलिटी मेजर करनी है, ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी जब मेजर करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी, अगर चलें लेट्स सपोज मैं दो नंबर लिखता हूँ, एक मैं लिखता हूँ कि हाइट 6 फीट है, ठीक है, दूसरी यहाँ पे 5 फीट है या 5.5 फीट है, और ये जो है 5 फीट है। फिर हाइट जो है 6.5 फीट है, ये जो है 7 फीट है,
एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 फीट, तो उसका जवाब है 0। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than 6 and equal and less than 6.5, ठीक है, अगर मैं आपसे इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछूं, ठीक है, then this probability is equal to area under the curve. This is probability of x 6 feet to x equal and less than 6.5 feet. इस बात की समझ आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। हमने जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ा है, अगर उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम एक स्केल के मुताबिक प्लॉट करते हैं, उसकी शेप यही होगी, लेकिन उसकी मीन वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल हम पॉपुलेशन हाइट लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन हाइट की मीन वैल्यू हमारे पास 6 फीट आ जाती, और फिर हमारे पास वन स्टैंडर्ड डेविएशन मिसाल के तौर पे 6.5 फीट आ गई, फिर टू स्टैंडर्ड डेविएशन 7 फीट आ गई, माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन 5.5 फीट आ गई, माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, 5 फीट आ गई। नाउ इफ दैट इज द केस, नाउ इफ दैट इज द केस, इफ दैट इज द केस, ठीक है, तो और हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ हाइट h greater than 6 feet and equal less than 6.5 feet, अगर ये कोई क्वेश्चन मुझसे पूछे, तो इस क्वेश्चन का ग्राफिकल आंसर क्या है कि मैं 6 फीट और 6.5 फीट के दरमियान एरिया अंडर द कर्व ऑफ द बेल शेप्ड कर्व, ये टोटल एरिया मैं मालूम कर लूं, नाउ दिस एरिया विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी। लेकिन इससे पहले लेट मी एक्सप्लेन समथिंग, ठीक है, द बेल शेप्ड कर्व गिव यू द टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बेल शेप्ड कर्व गिव यू द, अगर हम पॉपुलेशन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की एग्जांपल लेते हैं, पॉपुलेशन हाइट की एग्जांपल लेते हैं, तो जो मीन होगा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मीन जो है 5 फीट 5 इंचेस 6 इंचेस, सो 5.5 फीट, ठीक है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी समवन हैविंग 0 फीट हाइट, तो अगर आप इस बेल शेप्ड कर्व को देखें, सो इट अप्रोचेस टू 0 एज, ठीक है, as the curve approaches to 0, yani area height of the curve approaches to 0. What is the probability someone having a height of 100 feet? अब 100 feet इस कर्व के ऊपर यहां कहीं पे आएगा, सो अगर हम एग्जैक्टली 100 फीट की प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी 0 है, लेकिन अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन हैविंग अ हाइट ऑफ 99 फीट से लेके 100 फीट के दरमियान उसकी हाइट, ठीक है, सो अगर इस एरिया अंडर द कर्व हम जो कि हमें नजर आ रहा है इज नेग्लिजिबली स्मॉल, सो हम कहेंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन हैविंग अ हाइट greater than 99 feet and equal and less than 100 feet, ठीक है, is or approaches to 0, ठीक है, it's very small probability, negligible, minute, impossibly small probability। इस बात की समझ आ रही? अब देखें ये बेल शेप कर्व में ड्रा कैसे करूंगा, सो फॉर एग्जांपल हम ये एग्जांपल लेते हैं पॉपुलेशन की, हम पूरे पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 23 करोड़ लोग हैं, ठीक है, हम यहाँ पे नंबर हो गए, एक टेबल बनाते हैं और यहाँ पे हाइट, ठीक है, फर्स्ट पर्सन पहले बंदे की हाइट हम लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 5 फीट 6 इंचेस, दूसरे बंदे की हाइट 5 फीट 4 इंचेस, तीसरे बंदे की हाइट 6 फीट, ठीक है, ठीक है, एंड सो ऑन, 23 करोड़ 40 लाख 95,995 वट एवर, आखिरी बंदे की हम हाइट लेते हैं तो वो 6 फीट और 2 इंचेस, ठीक है, एक दफा हमारे पास ये पूरा टेबल आ जाए, अब इसको अगर हमने बेल शेप कर्व
के प्लॉट की मदद से प्लॉट करना है स्केल के मुताबिक, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा कि सबसे पहले बेल शेप्ड कर्व जो है उसको हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अब हमने इस बेल शेप्ड कर्व पे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करनी है। जो बेल शेप्ड कर्व का जो सेंटर पॉइंट होता है दैट इज मीन वैल्यू। सो हमने इस पूरे टेबल की या इस पूरे कॉलम की मीन वैल्यू निकालनी है। लेट्स सपोज दैट मीन वैल्यू कम्स आउट टू बी 5 feet 6 inches। सो मीन वैल्यू कम्स आउट टू बी 5 feet 6 inches। इस तरह से हमने प्लॉट। फिर हमें पता है हमारे पास एक स्टैंडर्ड वो है बेल शेप ग्राफ हमारे पास मौजूद है। लेट मी शो इट हियर। हाँ, दिस वन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हमारे पास बेल शेप प्लॉट है, ठीक है। अगर इस प्लॉट को आप देखें अगर इसको हम यहां पर देखें, ठीक है, तो हमारे पास जो -1 सिग्मा और +1 सिग्मा, देखिए ये हमारे पास एक्स प्राइम है, ठीक है। एक्स प्राइम जो है मीन वैल्यू है और एक्स प्राइम माइनस सिग्मा, तो ये मतलब है -1 सिग्मा इस साइड पे हो गया और एक्स प्राइम +1 सिग्मा। इस इन दो यानी -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके +1 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमेशा बेल शेप फंक्शन के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए, गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए हमेशा ये एरिया फ्रॉम -x म्यू या मीन पॉइंट -1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन पॉइंट +1 स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमेशा 68.27% होगा एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। इसी तरह एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम -2 सिग्मा या मीन -2 सिग्मा टू मीन +2 सिग्मा, इन दो रेंज के दरमियान एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमेशा जो है दैट विल कम आउट टू बी 95.45%, ठीक है। सिमिलरली एरिया फ्रॉम बिटवीन एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम एक्स प्राइम या म्यू -3 सिग्मा से लेके मीन वैल्यू +3 सिग्मा, इन दो पॉइंट के दरमियान एरिया अंडर द कर्व of the bell-shaped curve or the Gaussian function will always be equal to 99.73%. ये क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? स्टूडेंट्स यस सर। ठीक है। अब हमारे काम क्या होता है कि जितने हम प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं ना, वो प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं उसकी बेसिक थ्योरी जो है या उसको समझने के लिए यू हैव टू डू टिपिकली आप अब तक आप जो प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं आप लोगों ने, यू डिड इट न्यूमेरिकली, ठीक है। यू डिडंट थॉट ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकली, ठीक है। स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो है उसको समझने के लिए, स्पेशली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या रैंडम वेरिएशन है, उसको समझने के लिए यू नीड टू प्लॉट द वैल्यूज ऑन द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक दफा आप इसके ऊपर प्लॉट कर लें फिर प्रोबेबिलिटी को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। अब जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले वो पॉपुलेशन की बात की थी, तो लेट्स सपोज हमारे पास मीन हाइट ऑफ ए पर्सन जो है 5.5 फीट है, ठीक है। और मिसाल के तौर पे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की कैलकुलेशन का फार्मूला आपको याद है ना, उसी टेबल से हम निकाल सकते हैं कि x1 माइनस म्यू होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2 minus mu whole square and so on up to infinity divided by n। इससे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। Once we have sigma की वैल्यू, assume करें कि सिग्मा की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू comes out to be 0.5 feet,
इसका मतलब ये है कि x प्राइम यानी हमारे पास मीन वैल्यू x प्राइम प्लस सिग्मा, इफ x प्राइम इज 5.5 feet, then 5.5 feet plus sigma की वैल्यू 0.5 feet है, so that comes out to be 6 feet. And x prime plus 2 sigma is 6.5 feet. And x prime plus 3 sigma is 7 feet. Similarly, x prime minus sigma is 5 feet. X prime minus 2 sigma is 4.5 feet. And x prime minus 3 sigma is 4 feet. ठीक है, एक दफा आपने ये डेटा प्लॉट कर लिया, ठीक है, आपने कैलकुलेशन की, आपके पास एक डेटा टेबल था, पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन की हाइट्स का एक डेटा टेबल था, उससे आपने मीन की म्यू की वैल्यू कैलकुलेट की, मीन वैल्यू कैलकुलेट की, दैट कम्स आउट टू बी 5.5 फीट. फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अप्लाई किया एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.5 फीट. इन ये दो वैल्यू को आपने प्लॉट कर दिया एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के जो हमारे पास प्लॉट है उसके ऊपर आपने ये वैल्यूज डाल दी हैं. यू पुट दोज वैल्यूज ऑन दैट प्लॉट. अब आपसे अगर कोई प्रोबेबिलिटी पूछे, इफ समवन आस्क यू कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन हैविंग अ हाइट बिटवीन 5 feet to 6 feet, what is the probability of someone having a height within this range between 5 feet and 6 feet? So all you have to do is find the area under the curve between these two limits. ठीक है, जो कि अभी आपको क्लियरली आपको अंदाजा हो रहा है. It's given, already given, that the area under the curve between 5 feet and 6 feet, which corresponds to x prime minus 1 sigma and x prime plus 1 sigma, that comes out to be 68.27%. ठीक है? Now, if that comes out to be 68.27, if that is the case, then if that is the case, तो ये तो clear है. Like, what if someone asks you what is the probability of someone having a height between 6 feet and 6.5 feet? Sorry, 6 feet, sorry, between 5.5 feet to 6 feet. Student कोई बताएंगे what is the probability of someone having height between this range? कौन? Anyone? Students? 34%. कितना होगा? 34. 34.135. बिल्कुल सही. Yes, sir. 34.135%. Very good. ठीक है. और अगर मैं आपसे पूछूं कि what is the probability of someone having a height between 6 feet and 6.5 feet, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व? कोई कैलकुलेट करके दे सकता है अंदाजे से? एनीवन? बहुत आसान है. मुझे यह बात बताएं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान एरिया अंडर द कर्व कितना है? स्टूडेंट? 95.4. 95.45 है. तो अगर मैं इसका हाफ ले लूं, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक फंक्शन है ना, दोनों साइड पे सेम सिमेट्री है, सो अगर मैं इसका हाफ ले लूं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान एरिया अंडर द कर्व कितना है? कोई बता सकता है? 95.45 का हाफ कितना होगा? सर 47.5 इस तरह कुछ होता है. जी बिल्कुल. तो ये पूरा का पूरा एरिया अंडर द कर्व जो है 47 पॉइंट, ठीक है,
47.5 समथिंग होगा, हम रफली 47 ले लेते हैं। तो अगर 47 ये है और ये वाला एरिया कितना है, ये अभी जो मैं प्लॉट कर रहा हूं, ये वाला एरिया ये कितना है, ये टोटल तो यहां से यहां तक तो 47.5% है, लेकिन ये वाला एरिया कितना है, ये वाला, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, याद है? 68.6 कितना होगा, ये कितना होगा? 34.135 सर 30 34 पॉइंट समथिंग 34 पॉइंट समथिंग होगा। सो 47.5 में से अगर मैं 34 पॉइंट समथिंग माइनस कर लूं तो कितना रह जाएगा तकरीबन? सर 13 पॉइंट 13% रह जाएगा, ठीक है? अगर 13% रह जाएगा तो कैन आई से दैट दिस एरिया अंडर द कर्व इज 13%? स्टूडेंट्स, यस सर सर ठीक है? सो अगर मैं यहां पर Yes, sir. रफली, बिल्कुल सही, अगर मैं यहां पर रफली 13% लिख लूं, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ a person having a height of between 6 feet and 6.5 feet is 13%. So आपके ख्याल में ये ठीक है या गलत है, बेस्ड ऑन आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है? ठीक है सर. ठीक है। अब now all of this is fine. Now all of this is fine, but it gets a bit complicated when somebody asks you, okay, what is the probability of someone having a height between 6 feet and 6.1 feet? Between 6 feet and 6.1 feet. ठीक है? So this is, चले even between 5.5 feet और 5.6 feet के दरमियान. What is the probability of someone having a height between 5.5 feet and 5.6 feet? अब अगर हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स आ गए एक्स एक्सिस पे, जिसके दरमियान हमने एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है, वो एक ये है और दूसरा पॉइंट यहां कहीं पे है, ठीक है? चले मैं 5.6 के बजाय, सॉरी, एक ये डेटा पॉइंट है और दूसरा मैं यहां पर 5.8 ले लेता हूं, ठीक है? तो दूसरा यहां पर आ जाएगा। अब हमने ये वाला एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है। जी 4:45 जमात है सर, थोड़ा वक्फा दे दे सर। बिल्कुल देंगे वक्फा। इस वक्त क्या टाइम है? 4:45। ठीक है, चलो मैं ये जल्दी से फिनिश करता हूँ। ये एक टॉपिक नहीं, ये जो अभी मैंने बात दरमियान में स्टार्ट की। सो ये एरिया अंडर द कर्व आप कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि अब हम ये वाली वैल्यूज तो यूटिलाइज नहीं कर सकते ना, ठीक है? अब हम ये एरिया अंडर द कर्व, किसी भी फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व आप कैसे मालूम करते हैं स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन सर। इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए तो आपको फंक्शन की एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए ना, और ये फंक्शन की एक्सप्रेशन है। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना आपके ख्याल में आसान होगा या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा? कॉम्प्लिकेटेड है सर। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है। अब आप लोग ब्रेक ले लें नमाज के लिए और उसके बाद आ जाएं, फिर मैं आपके साथ डिस्कस। ठीक है, बिल्कुल सही सही। है, आप थैंक यू सर, इंशाल्लाह। हाँ 10 मिनट्स की ब्रेक ले लें, फिर आप आ जाएं नमाज के बाद, ठीक है?
अच्छा चलिए, हाँ, क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ आपको आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमने एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है और आपने जो जिन पॉइंट्स के दरमियान एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है, अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशंस को कॉरस्पॉन्ड करते हो, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस को कॉरस्पॉन्ड करते हो, तो इस ग्राफ की मदद से आप आसानी से एरिया अंडर द कर्व मालूम कर सकते हैं। यानी अगर आप एरिया अंडर द कर्व, ये जो मार्क्स, ये ग्राफ के अंदर जो मार्किंग है, अगर किसी भी इन पॉइंट्स के दरमियान एरिया अंडर द कर्व अगर आप मालूम करना चाहें, तो आप बगैर कोई इंटीग्रेशन किए, ठीक है, इस ग्राफ में जो वैल्यूज गिवन है एरिया अंडर द कर्व के, इनको यूज करके आप मालूम कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व। लेकिन अगर आप इन स्टैंडर्ड वैल्यूज लोकेशंस के बजाय किसी और दो पॉइंट के दरमियान एरिया अंडर द कर्व अगर आपने मालूम करना है, ठीक है, फिर जो है आप डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व मालूम नहीं कर सकते। आपने स्टैंडर्ड मेथड यूज करना है एरिया अंडर द कर्व, और इस तरह के उसके लिए स्टैंडर्ड मेथड हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन मेथड है। लेकिन इंटीग्रेशन के लिए जाहिर है आपने इस पी ऑफ एच समथिंग समथिंग जो है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो है जाहिर है आप मैथमेटिकल नॉलेज यूज करेंगे, लेकिन जस्ट बाय लुकिंग एट दिस फंक्शन इट डजंट सीम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इंटीग्रेट इट, ठीक है। आप बेशक उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक आसान तरीका है, ठीक है। हमारे पास एक्चुअल इंटीग्रेशन टेबल्स मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वही इंटीग्रेशन है, ठीक है, वही फंक्शन है, ठीक है, उसको इंटीग्रेट किया गया, लेकिन इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ z किया गया है, रादर देन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, रादर देन इन टर्म्स ऑफ x करने के बजाय। यानी बेसिकली क्या किया गया, लेट मी शो यू, वापस हम चले जाएं। सो रादर देन यहां पर अगर आप देखें, यहां पर x एक्सिस पे हमारे पास x मौजूद है ना, यानी x प्राइम या x प्राइम प्लस सिग्मा, x प्राइम प्लस 2 सिग्मा, x प्लस प्राइम प्लस 3 सिग्मा, और हमारे पास ये फंक्शन जो है ये p ऑफ x है, ठीक है। इस फंक्शन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे p ऑफ z में, ठीक है, और z क्या चीज है? नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। स्टूडेंट समझ आ रही है इस बात की? स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा, अब जरा मैं यहां पे कहीं पे देख लूं, हमने इसका फार्मूला, ठीक है, ठीक है, हाँ। सो हम इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? वी से z, which is number of standard deviation, is equal to x minus mu divided by standard deviation, ठीक है, x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। नहीं, हमारे पास एक्चुअल जो फंक्शन है, देखें एक्चुअल फंक्शन हमारे पास ये है, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने लिखा था, दिस इज हमारे पास f ऑफ x है, ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ x, और म्यू इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, म्यू तो खुद भी फंक्शन ऑफ x n है, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली फंक्शन ऑफ x हमारे पास आ रहा है, f ऑफ x, ठीक है। बट वी कैन
transform this f of x into f of z, ठीक है. Now this is the expression of f of x, और f of z की expression जो है वो ये है, ठीक है. This is the actually ये, this is the expression of f of z, ठीक है. अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है फ्रॉम f of x to f of z हम कैसे करते हैं? We convert f of x to f of z by taking z is equal to x minus mu divided by sigma, where mu is the mean value and sigma is the standard deviation value for the data set, ठीक है, और population. इस बात की समझ आ रही है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यस सर। Yes, sir. ठीक है. अब जो थोड़ी देर पहले हमने वो पॉपुलेशन प्लॉट किए थे ना स्टैंडर्ड प्लॉट पे, सो अगर मैं इसको p ऑफ x की फॉर्म में इसको प्लॉट करूं, दोनों की शेप एक ही है, p ऑफ x और p ऑफ z, p ऑफ x एंड p ऑफ z दोनों की शेप एग्जैक्टली यही है, बेल शेप का है. इस वक्त जो अभी आपको नजर आ रहा है, देखिए ये दिस इज बेसिकली अ p ऑफ x, ठीक है. लेकिन अगर x की तमाम वैल्यूज को, यानी x प्राइम का, हमारे पास z का फार्मूला क्या है? z कॉरस्पॉन्डिंग टू z ऑफ x प्राइम इज इक्वल टू x प्राइम माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा. म्यू क्या चीज है हमारे पास? वो तो मीन वैल्यू है, ठीक है. मीन वैल्यू माइनस एक्स प्राइम भी मीन वैल्यू है, या आप बेशक यहाँ पे म्यू ही कर लें, ठीक है. सो एक्स प्राइम माइनस म्यू is equal to 0 divided by sigma is equal to 0, ठीक है. So z, this is x, और ये मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं z में. So x प्राइम और मीन वैल्यू correspond to 0z, ठीक है, 0z को correspond कर रहा है. फिर this value now z of x prime plus sigma correspond to actually x prime plus sigma minus mu, which is basically x prime divided by sigma, ठीक है. कैंसिल और हमारे पास ये 1 आ जाएगा. So x plus 1 sigma correspond to 1z. So basically z क्या चीज है? z means number of standard deviation. So x plus 1 sigma means 1 standard deviation from the mean value, ठीक है. Similarly x prime plus 2 sigma correspond to 2z, ठीक है. So typically हम यूं लिखते हैं 1 2, और x plus 3 sigma corresponds to 3 standard deviations, ठीक है. x minus sigma correspond to -1, x minus 2, -3 and so on, ठीक है. बाकी शेप वही होगी. This becomes p of z now, ठीक है. क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. एनी क्वेश्चन? नहीं है? चलें अब. सर क्लियर है. अच्छा, अब हम जाते हैं आगे. अब हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है. सो देखिए, आप हमारे पास जो इंटीग्रेशन टेबल्स है ना, वो हमारे पास P of z की फॉर्म में होते हैं, P of x की फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या गाउसियन डेंसिटी फंक्शन, ठीक है. दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन. ये जो हम सिग्मा से z पे x प्राइम, x से हम जब सिग्मा पे जाते हैं, सो बेसिकली हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं. P of x को हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, उसकी नॉर्मलाइज फॉर्म जो है P of z है, ठीक है, where z is number of standard deviations, ठीक है. अब अगर कोई मुझसे, देखें ये सारी बातें हमने क्या स्टार्ट हमने क्यों लिया था, हम क्यों कह रहे थे कि हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी. हमारा एक इश्यू आ गया था. इश्यू ये था कि हमारे पास इन दो वैल्यूज के दरमियान, मिसाल के तौर पे दिस वाज 5.5 फीट, और मैंने कहा था कि 5.8 फीट और 5.5 फीट के दरमियान एरिया अंडर द कर्व कितना है, ठीक है. मैंने कहा था कि 5.5 फीट और यानी
this corresponds to 5.5 feet and this corresponds to 6 feet. मैंने आपसे पूछा था कि what is the area under the curve between 5.5 feet and 6 feet. उसके लिए हमने we realized that we need to do area under the curve through integration. फिर हमने जब हमारा जो integrating function जो हमने देखा है that was complicated, तो हमने सोचा कि let's find some other way which is easier. तो फिर मैंने कहा कि उसका आसान तरीका क्या है कि आप integration tables use करें. अब integration tables जो है in terms of z है, ठीक है. So जिन दो पॉइंट्स, अगर आप इस इंटीग्रेशन फंक्शन को देखें, I'm trying to zoom in. Let's do it here. ठीक है, अगर आप इस इंटीग्रेशन फंक्शन को देखें, so it starts from 0 up to z1. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि this integration will always start from the center line up to z1 towards the right side. ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये हो कि सर व्हाट अबाउट -z1 अगर हो तो फिर हम क्या करेंगे. ठीक है, उसका इलाज अभी हम ढूंढेंगे थोड़ी देर में. ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है we need to convert this value which is 6 feet and 8 inch जो हमारे पास वैल्यू है, we need to convert this value into z क्योंकि इस वक्त ये x की फॉर्म में. ठीक है, so we need to convert ये पॉइंट जो है which is 5.8 feet, we have to convert this value. We have to convert this value into z. Now we know that the mean value corresponds to 0. Now what does 5.8 value corresponds to? 5.8 feet की जो value है, what does it corresponds to? इसका z हमने calculate करना है. So z1 will be equal to, हमारे पास क्या है, 5.8 minus mean value which is 5.5 divided by standard deviation which is 0.5. ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.3 divided by 0.5 और इससे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, किसके पास कैलकुलेटर है, 0.3 divided by 0.5. So that comes out 0.6. Yes, true. So that comes out to be, so our z value, our z1 value corresponding to 5.8 feet is 0.6. So z1 value is 0.6. Now we need to find an integration from z is equal to 0 to z equal to 0.6. इसके दरम्यान हमने इंटीग्रेशन करना है. यहां पर टेबल में हम देख लेते हैं. ठीक है, टेबल के ऊपर सबसे पहले वो देख लें एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन की एक्सप्रेशन जो है हमारे पास. ठीक है, सो इंटीग्रेशन की एक्सप्रेशन. ठीक है, सो देखें, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट गोज अप टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू z1. ठीक है, अब z1 हमने क्या करना है, हमने z1 की वैल्यू देखनी है. z1 की वैल्यू 0.6 है. ठीक है, सो 0.600. सो हमारे पहले वेरी फर्स्ट कॉलम में हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.2257. ठीक है, दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x having a value between 5.5 feet to 5.8 feet. इसके दरमियान वैल्यू के आने का की प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड दैट प्रोबेबिलिटी comes out to be क्या वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, फाइंड आउट की थी, एनीवन, किसी को याद है? 22.5. हाँ, 0.2257. और if in terms of percentage अगर आपने बताना, 0.225. हाँ 0.2257, लेकिन in terms of percentage अगर आप बताएंगे so it will be 22.57. ठीक है, so the probability is 0.2257 or 22.57%.
Clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Any question? Students? सर क्लियर है? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग बनाता हूं, ठीक है? और अभी आपने मुझे आंसर, आई लीव इट टू यू। मल्टीपल स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट बताएं सारा प्रोसेस। यही डेटा है हमारे पास, ठीक है? हमारे पास डेटा क्या है? हमारे पास डेटा है कि मीन हाइट जो है वो 5.5 फीट है और वन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0.5 फीट है, तो दिस कम्स आउट टू बी 6 फीट, यानी मीन प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द probability someone having a height between 5.8 से लेके 6.8 के दरमियान, यानी what is the area under the curve between these two lines? जी बताएं स्टूडेंट्स, सॉल्व करके बताएं मुझे। स्टूडेंट्स जी सर। कैसे करेंगे? सर इसके लिए सर हम 2 सिग्मा भी फाइंड करेंगे। हाँ, Z1 भी फाइंड करेंगे, Z2 भी फाइंड करेंगे, क्योंकि पहले केस में तो Z1 0 था ना, और हमने सिर्फ एक Z मालूम किया था। इस Yes, केस sir. में हम 2 Z's मालूम करेंगे। सो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बताते जाएं, डिक्टेट करें मुझे। जी स्टूडेंट्स, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इसमें कंफ्यूज होने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी एक स्टूडेंट बता दे। 5.8 माइनस 5.8 माइनस मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर, जी सर। जी जी। सर G1 5.8 माइनस माइनस 5.8 5.5 जी जी, डिवाइडेड बाय आगे माइनस की बात क्या? 5.5 5.5 होगा ना? जी सर, और डिवाइडेड बाय 0.5। हाँ, तो ये कितना आएगा? 0.6 हो जाएगा ना, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है? और Z2 की वैल्यू क्या होगी? Z2 की वैल्यू क्या होगी जी स्टूडेंट्स? जी 6.8 सर माइनस 5 माइनस 5.5 5.5 माइनस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 0.5 है, सो दैट कम्स आउट टू बी कितना है? 1.2 आ रहा है मेरे ख्याल में। 2.6 सर। 2 अच्छा 1, हाँ 2.6 नहीं, 2.4 नहीं आ रहा कि नहीं, 2.6 चले, 2.6 आ रहा है, ठीक है? 2.6 है सर। अच्छा, अब देखें, मैं जल्दी से एक छोटी सी कर्व आपके लिए ड्रा करता हूं। ये मेरे पास 0 Z है, ये मेरे पास, ये पॉइंट जो है मेरे पास जो है Z1 है, और ये पॉइंट मेरे पास Z2 है। मैं सिर्फ एरिया बिटवीन Z1 और Z2 में इंटरेस्टेड हूं, 0 Z1 में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है? ओनली द एरिया बिटवीन Z1 एंड Z2 में इंटरेस्टेड हूं। तो ये मैं कैसे मालूम कर सकता? क्योंकि टेबल तो मुझे 2 Z's के दरमियान इंटीग्रेशन करके नहीं देता, टेबल तो मुझे सिर्फ 0 और 1 Z के दरमियान इंटीग्रेशन करके देता है। तो फिर मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूं इस टेबल को? एनीवन? सर इंटरपोलेशन करेंगे। नहीं, इससे ज्यादा आसान है, इससे ज्यादा आसान है, लॉजिकली माइनस देखें। करेंगे Z2। सर 0 टू Z2 फाइंड करेंगे और 0 से Z1 फाइंड करेंगे और फिर माइनस करेंगे सर। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, ये दैट्स व्हाट इट इज। पहले आप क्या करेंगे? पहले आप टोटल एरिया मालूम करेंगे 0 से लेके Z2 तक, ठीक है? फिर जो है आप दूसरा एरिया मेजर करेंगे, दैट विल बी फ्रॉम 0 टू Z1। तो जो 0 से Z2 तक आपने टोटल एरिया मेजर किया था, उसमें से जब आप ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी ये वाला एरिया रह जाएगा। समझ आ गई?
Yes, sir. ठीक है ना स्टूडेंट, इज इट क्लियर नाउ? जी सर, क्लियर है। ठीक है। सो वो जो मेरे क्वेश्चन था आपसे, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ someone having a height between 5.8 feet and 6.8 feet. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट वाज द क्वेश्चन। तो उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? पहले हम z ग्रेटर देन 0 से लेके इक्वल एंड लेस देन z2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे z ग्रेटर देन 0 से लेके इक्वल एंड लेस देन z1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फिर जो हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन z1 equal and less than z2 is equal to probability of z greater than 0 equal and less than z2 minus probability z greater than 0 equal and less than z1, और इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा। Is it clear now, students? Yes, sir. Any confusion? No, sir, क्लियर है। ठीक है, आसान है ना? जी सर, आसान है। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाए ना, और स्पेशली अगर आप इस प्लॉट के ऊपर अपने डेटा को विजुलाइज कर सकें, ठीक है, इसके मुताबिक अगर आप समझ सकें, तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चीज है। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। ठीक है, सिर्फ आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट एक दफा क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of someone having a height between 5.7 to 6 point to 5.7 तो नहीं, ये तो 5.5 है ना। सो 5.2 से लेके 6.2 के दरमियान, 4.2 के दरमियान, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, बल्कि हम पहले इस तरह करने के बजाय इससे सिंपल केस लेते हैं। देखें, इस साइड पे मैंने प्रोबेबिलिटी ली थी, ये जो है 5.5 फीट है, तो मैंने ये 5.8 ले लिया था फीट, यानी 0.3 स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस था। ठीक है, अब इसी तरह 0.3 स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस पे, यानी कि 5.5 है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं 5.2। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी someone having a height between 5.2 inches and 5.5 inches, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? स्टूडेंट कोई बता सकते हैं मुझे? कैसे करेंगे? गैस करें, क्योंकि अब तो ये नेगेटिव साइड पे। सर सॉरी सर, रिपीट कर लिए सर, वॉइस फ्लक्चुएट कर रही थी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन हैविंग अ हाइट बिटवीन 5.5 फीट एंड 5.2 फीट, या 5.2 और 5.5 फीट के दरमियान समवन हैविंग दैट हाइट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सर इसका Z1 तो सर 0 होगा सर, 5 हाँ, Z1 तो 0 हो गया, Z2 क्या? 5.2 का Z क्या होगा? कर ले ना, चले यहां पे कर लेते हैं।
5.2 माइनस 5.5 तो कितना आ जाएगा? 0.3 डिवाइड बाई 0.5, 0.6 ही आएगा ना। लेकिन इस केस में माइनस 0.6 आएगा, यानी यहां पर तो z 0 है और यहां पर माइनस 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अब z की वैल्यू क्या है? माइनस 0.6। ठीक है, हम टेबल की तरफ जाते हैं। हाँ, कहां चले गए? अब टेबल अगर हम देखें, टेबल में तो तमाम जीज जो है पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव जी मौजूद ही नहीं है। सो व्हाट शुड आई डू स्टूडेंट्स? सर हम पॉजिटिव वाले लेंगे। क्यों लेंगे पॉजिटिव? ठीक है, लेकिन क्यों लेंगे? सर प्रोबेबिलिटी तो सेम है सर। प्रोबेबिलिटी सेम। अच्छा, प्रॉपर जवाब उसका ये है, प्रॉपर जवाब कि आपका जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है। अगर इस साइड पे 0.6 जी लेते हैं या इस साइड पे 0.6 जी लेते हैं, ठीक है, अगर ये इंटरवल सेम हो तो एरिया अंडर द कर्व एग्जैक्टली सेम होगा। तो इवन दो इस टेबल में आपके पास नेगेटिव जीस की वैल्यू नहीं है, और नेगेटिव जीस की वैल्यू इसलिए नहीं दी है क्योंकि नेगेटिव जीस के एरिया अंडर द कर्व इज द सेम एज द सेम क्वांटिटी विद पॉजिटिव साइन ऑफ जी। ठीक है, समझ आ रही है यस इस सर। बात की? यस सर। जी सर। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले क्वेश्चन। क्लियर? शुड आई मूव फॉरवर्ड? सर जी सर। जी सर, हम लोगों ने डिफरेंट सिग्मा पे, 2 सिग्मा पे, 3 सिग्मा पे कैलकुलेट किया, जहाँ पे सर Z1 0 आ रहा था। तो सर 2-3 पॉइंट पे हमारे साथ 0.6 आ गया Z2। सर तो अगर 0.6 आ गया सर, तो डिफरेंट सिग्मा पे प्रोबेबिलिटी सेम आ सकती है? नहीं नहीं। चले, मैं आपकी इस क्वेश्चन को पूरी तरह समझने की पहली कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। आपका क्वेश्चन क्या है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे 0.6 आ गया, ठीक है, Z1। अब आगे जी सर, हम लोगों ने सर 2 सिग्मा पे कैलकुलेट किया और वही Z1 सर जो 0 लिया, 5.5 ही लिया, तो नहीं, उधर जरा भी सर मुझे नहीं, मुझे जरा 0.6 ही है। आप मुझे शुरू से गाइड करें। मैं यहाँ पे क्या लिखूं? जीरो के पास में क्या लिखूं? सर हम लोगों या ने स्टार्ट में सर एक एग्जांपल लिया ना सर, तो उसमें बिल्कुल, 0.6 आ गया था। ये जो है मिसाल के तौर पे 5.5 फीट, और Z1 जो है मिसाल के तौर पे हमारे पास 5.8 फीट है। नाउ दिस कॉरस्पॉन्ड टू 0.6 Z। अच्छा, ठीक है, सर ये 5.2 पे सर हम लोगों ने कंसीडर किया, तो उस पे सर 0.6 भी आ गया था। लेकिन उस पे 5.2 पे हमारे पास 0.6 नहीं, माइनस 0.6 आया था। जी सर, तो प्रोबेबिलिटी तो सेम है सर, ग्राफ एरिया बिल्कुल, अंडर द ग्राफ तो सेम है। एरिया अंडर द कर्व दोनों के लिए सेम है। तो उसका मतलब ही यही है कि चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि ये ग्राफ तो सिमेट्रिक है ना। जो सिमेट्री की समझ तो आती है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री? जी जी कि सर। भाई ये सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड पे जो जिस तरह की शेप है, एग्जैक्टली वही शेप जो है राइट साइड पे सिमेट्रिक है, मिरर इमेज है उसका। सो जो अगर आप पॉजिटिव जी के लिए एरिया अंडर द कर्व मालूम करेंगे, तो वही एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव जी के लिए भी है। अगर तो ये सिमेट्रिक फंक्शन ना होता, फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता, फिर आप ये नहीं कह सकते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूं होता, फिर आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन चूंकि ये फंक्शन सिमेट्रिक है, सो देन टेबल आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए गिवन है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू से आप मालूम कर सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर, थैंक यू। अच्छा, सर और ये जो टेबल गिवन है सर, ये बेल शेप कर्व के लिए है? ये बेल शेप कर्व के लिए, बिल्कुल बेल शेप के लिए, औरों के लिए नहीं। अच्छा अच्छा, सही है सर। अगर कोई और कर्व हो तो उसके लिए और टेबल होगा उसके सर? लिए अपनी टेबल होगी।
जैसे आप लोगों ने वो पढ़े हुए हैं ना, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोकपल, तो हर जे टाइप के लिए अपनी टेबल है, के लिए अपनी टेबल है, इसी तरह हर फंक्शन के लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए अपनी टेबल होगी। ओके, सही है, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा, अब तक आपका कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स? नो शुड सर, आई? क्लियर। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, एंड दिस प्रॉब्लम is going to demonstrate the power of statistic in mechanical engineering. ठीक है, देखें हमारे पास फेलियर क्राइटेरिया तो बहुत सिंपल है ना। व्हेन स्ट्रेस इज ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ, तो हम कहते हैं कि पार्ट फेल होगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फेलियर क्राइटेरिया। ठीक है, अब नाउ दिस प्रॉब्लम इज वेरी इजी अगर आपके पास डेटा जो है वो आपके पास नॉन प्रोबेबिलिस्टिक डेटा विदाउट एनी अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास सिग्मा 50 KSI है और यील्ड स्ट्रेंथ जो है 60 KSI है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि भाई विल दिस पार्ट, स्क्रीन शो नहीं हो रहा। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रहा, अच्छा चलिए, अच्छा अब नजर आ रहा है? ठीक है, यस सर। सो 50 KSI और 60 KSI तो हम आसानी से बता सकते कि whether this will fail or not. True? यस सर। ठीक है, लेकिन 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 अगर ये डेटा इस फॉर्म में हो, प्लस माइनस 5 KSI P68% और प्लस माइनस 3 KSI P68%, अब इसका जवाब देना मुश्किल है, निस्बतन कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सबसे पहले इसका क्लियर कट जवाब नहीं है कि फेल होगा या नहीं होगा। आप इसके ऐसे जवाब नहीं दे सकते। हाँ, आप ऐसे जवाब दे सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज दिस मच %। ठीक है, अब आप लोगों ने मुख्तलिफ तरीके पढ़े हुए हैं FAC में, मैक्सिमम और मिनिमम, वो आप लोगों ने वैल्यूज यूज किए हैं ना स्टूडेंट्स? जी सर। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर डिजाइन करना है, यू शुड यूज स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर मेथड। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रोपेगेशन और उसको यूज करेंगे। सो लेट्स read this problem first. A machine part has a strength with mean value, strength की mean value क्या है, यानी y is equal to mean value, y bar is 16,000 psi and a standard deviation of 2000 psi. So 2000 psi और 1 standard deviation पे मैंने uncertainty नोट किया, तो this is equal to 68% probability, P of 68%. ठीक है, similarly it is subjected to a mean stress of sigma is 12,000 psi with a standard deviation of 3000 psi। चूंकि मैंने 1 standard deviation की में uncertainty को नोट किया है। ठीक है, so it is 1 sigma and 1 sigma corresponds to P of 68%। ठीक है, बाज़ औक़ात आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जिसमें प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन सेम कॉन्फिडेंस लेवल पे नहीं होंगे, फिर आपने उन कॉन्फिडेंस लेवल को सेम करना है। ठीक है, 2 सेपरेट कॉन्फिडेंस लेवल पे आप अनसर्टेनिटी प्रोपेगेशन या एरर प्रोपेगेशन कैलकुलेशन नहीं कर सकते। I'll explain that in a bit। ठीक है, अगर इन दो डेटा को हम ग्राफ की फॉर्म में शो करें
और यहाँ पे देखें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया एज्यूम गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमारी जो जो यील्ड स्ट्रेंथ है उसकी मीन वैल्यू 16,000 psi है और उसकी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस 1 स्टैंडर्ड प्लस 2 प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 2000 है। सो 16 माइनस 2000 जो होगा 14,000 psi और ये जो हो जाएगी तकरीबन 12,000 psi। हाँ नहीं उसमें अच्छा ये अप टू स्केल नहीं बने, ठीक है। So this is somewhere here. So 1 standard deviation, 2 standard deviation and 3 standard deviation. 3 standard deviation हमारा 12,000 psi पे, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसी तरह 12,000 के साथ 3 standard deviation, 1 standard deviation, 2 standard deviation, नहीं ये let's read it one more time. 12,000 psi with a standard deviation of 3,000 psi. अच्छा ठीक है, चले इन्होंने अप टू स्केल नहीं किया, but we can see that at certain points the two curves overlap each other, ठीक है। When they overlap each other, that means that this is the region which might be responsible for failure of the part. अब डायरेक्टली इन कर्व से हम डायरेक्टली फेलियर मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है। एंड हाउ डज दैट मैनिपुलेशन वर्क्स? we will define a function. Okay. Present now. स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आप लोग? जी सर। अच्छा, थोड़ा सा मेरा Yes, sir. कंप्यूटर हैंग हो रहा है। गिव मी अ लिटिल टाइम। Okay, I'm going to close my Google Meet and rejoin. Can you hear me now? Hello? Yes, sir. अच्छा, so
मैंने कहा था कि हम डायरेक्टली इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज नहीं कर सकते, वी हैव टू डू समथिंग, थोड़ा सा इसको हम मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। वी डिफाइन अ फंक्शन w where w is a function of w is a function of sigma and yield such that w is equal to sigma minus yield, ठीक है, या चले yield minus sigma ले लिया इन्होंने, ठीक है, yield minus sigma doesn't matter, ठीक है, yield minus sigma। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि जब सिग्मा की वैल्यू yield से ज्यादा होगी तो तब फेलियर होगा ना, when sigma value is greater than Yes, sir. तो Yes, sir. if sigma value is greater than yield, तो हमारे पास यहां पे जो वैल्यू आएगी, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप मुझे बता सकते हैं क्या होगी वो? इट विल बी, कैन आई से दैट failure when there will be a failure, then w will be negative. Does that make sense? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. and if w is positive, then no failure. Yes, sir. हम ये कह सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। अब हमारा जो फंक्शन है ना, ये w फंक्शन, अब हम ये w फंक्शन का प्लॉट ड्रा करेंगे, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। वो हम ऐसे करते हैं, हम कहते हैं कि सिंस, अच्छा इन्होंने सिग्मा को रिप्लेस कर दिया बाय x, कोई बता सकते कि why? Can somebody tell me why we are replacing sigma by x? क्योंकि सिग्मा स्टेटिस्टिक में टिपिकली सिग्मा का सिंबल जो है वो टिपिकली यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, जबकि मटेरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में सिग्मा यूज होता है स्ट्रेस के लिए। सो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए हम सिग्मा को रिप्लेस कर देते हैं बाय एक्स, ठीक है, वेयर एक्स कॉरस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेस इन द कंपोनेंट। सो व्हाट वी डू इज that we say that we define W as a function of yield strength and stress, which is equal to Y minus X. Now, since W is calculated from Y and X, and both Y and X have a mean value plus minus uncertainty in Y, and then minus X mean value plus minus uncertainty in X, ठीक है, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? यस सर। नाउ अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो W के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक W बार होगा और दूसरा जो होगा प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन W होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू Y बार प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन Y माइनस X बार प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन X, ठीक है। सो W बार की वैल्यू जो होगी दैट विल बी सिंपल, Y बार माइनस X bar, which is equal to 16,000 minus 12,000 is equal to 4,000। यानी मीन वैल्यू, हमारा जो नया फंक्शन है उसकी मीन वैल्यू जो होगी वो 4,000 होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अनसर्टेनिटी इन W हम रूट सम स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। वो क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू Y इनटू अनसर्टेनिटी ऑफ Y, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू X इनटू अनसर्टेनिटी ऑफ X
whole square. We will do that. तो हमारे पास सिंपल है, partial derivative of w with respect to x will be equal to minus x into uncertainty of x, which is 3000. So minus x bar आ जाएगा ना, and minus x bar is uncertainty of y is equal to 2000. ठीक है, so minus x x bar is कितना है हमारे पास 12,000. ठीक है, इसको स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस ठीक है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x से हमारे पास y बार आ जाएगा ना, y बार की वैल्यू हमारे पास जो है 16,000 है, मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी ऑफ x जो है हमारे पास 3000 है, होल स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, when we do that तो हमारे पास आ जाएगा so when you calculate it आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी अनसर्टेनिटी की. Let's suppose that comes out to be 1500. वैसे I don't know आगे न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा कितना है. ठीक है, that comes out to be 3606. ठीक है, that comes out to be 3606. ठीक है, अब मुझे ये बात बताएं कि जब हमने y और x की अनसर्टेनिटी लिखी थी वो कितने स्टैंडर्ड डेविएशन पे थी? y और x की अनसर्टेनिटी कितने प्रोबेबिलिटी परसेंटेज पे थी? स्टूडेंट कोई मुझे बता सकते? 68% पे. तो अगर हमने 68% के कॉन्फिडेंस लेवल पे रूट सम स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया जिसमें ये भी 68% पे ये भी 68% पे, तो इसके कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा स्टूडेंट्स? 68% सर. वो भी 68% होगा. सो w विल बी w बार प्लस माइनस अनसर्टेनिटी ऑफ w इनटू p परसेंट. इसको हम क्या लिखेंगे, w बार की वैल्यू हमारे पास 4000 है. ठीक है, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी ऑफ w जो है वो हमारे पास 3606 है, और परसेंटेज क्या होगा 68%. नाउ हमें पता है कि 68 व्हेन इट इज 68%, तो ये कितने स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसको लेंगे? प्लस माइनस 1 सिग्मा सर. हाँ, प्लस माइनस 1 सिग्मा. तो इसका मतलब है कि हमें w बार का भी पता चल गया विच इज मीन वैल्यू विच इज इक्वल टू 4000, और हमें सिग्मा ऑफ w भी पता चल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ w भी पता चल गया विच इज 3606. ठीक है, अब हम एक नया फंक्शन प्लॉट करते हैं. ये w का फंक्शन है. ठीक है, w का फंक्शन प्लॉट करते हैं तो w की मीन वैल्यू जो है 4000 है. ठीक है, और वन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 3606 है. ये माइनस 3606 है, यानी 4000 माइनस 3606. सो दिस इज w बार. ठीक है, एंड दिस इज w बार माइनस 1 सिग्मा, और इसी तरह हमारे पास w बार प्लस 1 सिग्मा होगा, एंड सो ऑन, इसी तरह होंगे. ठीक है, नाउ w बार माइनस 1 सिग्मा, w बार की वैल्यू 4000 है और 1 सिग्मा की वैल्यू 3606 है. सो 3606 में से 4000 में से अगर आप 3606 माइनस कर लें, देन इट बिकम्स 394 हमारे पास वैल्यू आ रही है इस पॉइंट की. ठीक है, लेकिन हम इस पॉइंट में नहीं इंटरेस्टेड, हम इस पॉइंट में इंटरेस्टेड है, 0 पॉइंट में इंटरेस्टेड है. नाउ दिस पॉइंट यानी 394 कॉरेस्पॉन्ड टू माइनस 1 सिग्मा, या z इज इक्वल टू माइनस 1. व्हाट वुड 0 कॉरेस्पॉन्ड टू? तो हम z1 की वैल्यू निकालेंगे, 0 माइनस मीन वैल्यू क्या है 4000 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है 3606. तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 394 डिवाइड बाय माइनस 4000 डिवाइड बाय 3606. इससे क्या वैल्यू आ रही है, z की वैल्यू क्या आएगी
स्टूडेंट 4000 डिवाइड बाय 3606 से क्या वैल्यू आ रही? क्या कोई कैलकुलेटर? 1.1 सर। 1.1 आ रही है, ठीक है। सो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1.1. सो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओमेगा हैज अ वैल्यू ऑफ लेस देन 0? ठीक है, बिकॉज इफ if W has a value of less than 0, then that would mean failure. Then that would mean failure. ठीक है। now अब ये probability हम कैसे मेजर कर सकते हैं? हमें पता है कि total area under the curve is 100%. Half of the area under the curve up to positive infinity is 50%. Half of the area under the curve up to negative infinity is 50%. ठीक है, ये तो हमें पता है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा फॉर z। हम बेशक इस साइड पे ले लें, z1 equal to 1.1. So I'll find probability from P इसकी प्रोबेबिलिटी मैं मालूम कर लूंगा, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी comes out to be, that probability comes out to be अच्छा, इन्होंने, चले हम टेबल से डायरेक्टली मालूम कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर 1.1 इज 36.3643, यानी 36.43%. So that comes out to be 36.43%. Now, if it is 36.43%, then in that particular case, if it is 36.43%, then हमारे पास total area under the curve from 0 to infinity, positive infinity, वो है 50%. और area under the curve from 0 to Z1 is 36.43%. जबकि हमें तो ये वाला एरिया, एक्चुअली हमें, चले हम नेगेटिव साइड पे काम करते हैं। Z1 तो यहां तक है ना। नो अगर इस रेंज में तो फेलियर नहीं हो रहा, फेलियर इज हैपनिंग ओनली इन दिस रेंज, ये जो रेंज है, ठीक है। अब ये एरिया अंडर द कर्व मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि टोटल एरिया अंडर कर्व फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू माइनस इंफिनिटी इज 50%, एंड एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये वाला एरिया अंडर द कर्व जो है वो है 36.43% है। सो 50% माइनस 36.43% से हमारे पास 13.5 समथिंग % हमारे पास फेलियर चांस आ जाएगा। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट? यस सर। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। Is there any confusion? Do you want me to go over this one more time? Yeah, clear it. Students? जी ये Z1 जो आपने लिखा है 1.1, इसकी समझ नहीं आई। अच्छा, इसकी समझ अच्छा देखें, ये हमारे पास W का फंक्शन है, फेलियर क्राइटेरिया का फंक्शन है, ठीक है। ये उसकी वेरिएशन है, ठीक है। अब W की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इस फंक्शन के अंदर, ये W की मीन वैल्यू है, ठीक है। लेकिन W की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए, देखिए
यहाँ पे W की वैल्यू 4000 है, यहाँ पे W की वैल्यू 394 है, यहाँ पे W की वैल्यू 0 है, इस साइड पे W की वैल्यू -10 है, इस साइड पे W की वैल्यू -400 है, इस साइड पे तो हमने क्या कहा था कि व्हेन W वैल्यू इज नेगेटिव तो फिर फेलियर होगा ना, हमने ये डिस्कस किया था बिल्कुल शुरू में, याद है? यस सर, यस तो सर, यस। हम इसमें इंटरेस्टेड है कि W की वैल्यू नेगेटिव होने का चांस कितना है, वो हमें इस एरिया अंडर द कर्व से पता चलता है। यस सर। ठीक है, एनीवन एल्स स्टूडेंट्स? नो क्वेश्चंस? यस सर, क्लियर। अच्छा चले ठीक है, फिर दैट्स एनफ फॉर टुडे। ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी के कुछ छोटे से टॉपिक रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम कवर करेंगे। ठीक है, और हो सकता है मैं आप लोगों को मींस के आई माइट आस्क फॉर ए क्लास बिफोर वेडनेसडे। ठीक है, सो